हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चूज अस स्टडी और मैं हूँ ज्योति गुप्ता। तो आज हम नई एनसीईआरटी क्लास 10th की मैथ लेकर आए हैं, जहाँ पे हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है छठवां। हमारे 6th चैप्टर का नाम है त्रिभुज, ठीक है, ट्राइंगल्स। तो ये जो हमारा चैप्टर है, इसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्लास कराएंगे। हो सकता है 2 इंट्रोडक्शन क्लास हो जाए, 3 इंट्रोडक्शन क्लास हो जाए। सारी की सारी इंट्रोडक्शन क्लास जो हमारी रहेंगी उनको आपको कवर करना है, क्योंकि इसमें हम पूरे चैप्टर को पढ़ाएंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझाएंगे। जो भी हमारे एग्जाम्पल्स होंगे, जो भी हमारी प्रमेय निकल के आएंगी, उन सबको हम पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद में हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है। आप अपनी पिछली कक्षाओं से त्रिभुजों उनके अनेक गुणधर्मों से भली बात परिचित है, ठीक है। पिछली कक्षाओं का मतलब है कि हमने की 9th से पहले जो भी हमने पढ़ा है, ठीक है, वो सब हमें रिकॉल करना है यहाँ कि भैया हमने त्रिभुज के बारे में क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी है। यहाँ पे उन सब की बात कर रहे हैं और कुछ नहीं। ये कक्षा 9 में आप त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन कर चुके हैं। सर्वांग समता के बारे में बात कर रहे हैं। सर्वांग समता क्या होती है? सर्वांग समता एक ऐसी चीज होती है जो जहां पे दो अगर त्रिभुज हमारे सेम है तो उनको सर्वांग सम प्रूव कैसे किया जाएगा। या तो हम इनकी तीनों भुजाओं को 3 प्रॉपर्टीज जो होनी चाहिए वो हमारी मैच करनी चाहिए। या तो कोणों वाली प्रॉपर्टी मैच कर रही हो, या भुजा कोण भुजा वाली, या भुजा 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 वाली। कई सारे सर्वांग समता के रूल है, वो रूल की बात कर रहे हैं, वो हमने क्लास 9th में पढ़े हुए हैं। याद कीजिए, 2 त्रिभुज सर्वांग समतल कहे जाते हैं जब उनके आकार तथा समान आमाप हो। मतलब उनके जो शेप है वो समान होनी चाहिए, उनकी साइज जो है वो समान होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये इस चीज को अंडरलाइन कर दे रहे हैं क्योंकि ये बात इंपॉर्टेंट है और आपको ये याद होनी चाहिए। इस अध्याय में हम ऐसी आकृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे जिनके आकार समान है, परंतु उनके आमाप का समान होना आवश्यक नहीं है। मतलब उनके जो शेप जो है वो समान है, ठीक है, पर उनका आमाप मतलब साइज जो है वो समान नहीं है। 2 आकृतियों जिनके आकार समान हो परंतु आमाप समान ना हो, ठीक है, या आवश्यक ना हो, समरूप आकृतियां कहलाती हैं। तो हमने अभी तक सर्वांग समता पढ़ी थी, अब हम क्या पढ़ेंगे? समरूप पढ़ेंगे। तो यहाँ पे समरूप क्या है? 2 आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु उनके आमाप जो है वो समान ना हो। आमाप को हम क्या बोलते हैं? साइज बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि एक ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज है, ठीक है। इसका एंगल ये एंगल समान है, इसका ये एंगल समान है, इसका ये एंगल समान है। तो इनको हम क्या बोलेंगे? समरूप बोलेंगे, सर्वांग सम नहीं बोलेंगे। जैसे कि मान लो ये आपकी छोटी सी पिक्चर है और ये आपकी बड़ी सी पिक्चर है, वो तो आप ही, ठीक है, ये फोटो तो आपकी ही है, ये भी आपकी फोटो है, तो इसको क्या बोलेंगे? समरूप बोलेंगे, पर समान नहीं बोलेंगे, सर्वांग सम नहीं बोलेंगे, ठीक है। यही बात यहाँ पे बोल रहे हैं। विशेष रूप से हम त्रिभुज समरूप त्रिभुजों की चर्चा करेंगे। इसकी जानकारी को पहले पढ़ी हुई पाइथागोरस प्रमेय की एक सरल उत्पत्ति देने में प्रयोग करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे ये एक ट्राइंगल पे चढ़ रहा है, मतलब एक पहाड़ पे चढ़ रहा है। ये आप पर्वत की ऊंचाई मापना बहुत आसान है। ऊपर चढ़ गया, फिर कह रहा है पर्वत की ऊंचाई मापना बहुत ही आसान है, इसके पास मापदंड है, ठीक है। फिर कह रहा है वाह वाह मैं झटपट चांद पर पहुंच जाऊंगा। ये खुद की छत पर पहुंच गया और कह रहा है कि मैं झटपट चांद पे पहुंच जाऊं। क्या मतलब है इन सब बातों, ठीक है। तो चलिए इन सब बातों का मतलब भी आपको समझ में आएगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। तो ये कह रहे हैं क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि पर्वतों जैसे कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों अथवा कुछ दूरस्थ वस्तुओं की दूरियों को किस प्रकार ज्ञात की गई? मतलब जैसे कि हम क्या इतना लंबा फीता लेकर गए कि हमने माउंट एवरेस्ट पर वो इतना लंबा फीता हमने फेंका और हमने उसकी ऊंचाई माप ली? इस तरीके से नहीं किया गया, ठीक है। तो ये किस प्रकार मापी गई है? क्या आप सोचते हैं कि इन्हें मापने वाले फीते से एक सीधा मापा गया है? वास्तव में इन सभी ऊंचाइयों दूरियों को अप्रत्यक्ष मापन की अवधारणा का प्रयोग करते हुए ज्ञात किया गया है, ठीक है। कैसे? अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट इन मेजरमेंट, मतलब हमने डायरेक्ट फीते से इसको नहीं मापा है, ठीक है, जो आकृतियों की समरूपता के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये इन्होंने उदाहरण 7 प्रश्नावली 6.3 प्रश्न 12 या मतलब प्रश्न 15 जो है उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी है, क्योंकि इससे मिलता जुलता जो उन्होंने बात की है उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। फिर समरूप आकृतियां आखिर होती क्या है? हालांकि हमने आपको बता दिया है, फिर भी हम इनके लैंग्वेज में समझते हैं। कक्षा 9 में आपने देखा था कि समान मतलब एक ही त्रिज्या वाले सभी वृत्त
सर्वांग सम होते हैं। समान लंबाई की भुजा वाले सभी वर्ग सर्वांग सम होते हैं तथा समान लंबाई की भुजा वाले सभी समबाहु त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ठीक है, तो सर्वांग सम क्या होते हैं, मतलब सेम माप होनी चाहिए। एक वृत्त की मान लो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो दूसरे वृत्त की भी 3 सेंटीमीटर अगर त्रिज्या है तो वो समान माप के बोले जाएंगे, सर्वांग सम बोले जाएंगे। ठीक है, अब यही क्या कह रहे हैं, अब किन्हीं दो वृत्तों पर विचार कीजिए। देखिए 6.1 मतलब ये वाली हमसे जो आकृति बोली गई है इन पे कह रहे विचार करने को बोल रहे हैं। क्या ये सर्वांग सम है, तो आंसर होगा कि ये सर्वांग सम नहीं है, समरूप है। एक समरूप मतलब समान रूप, एक जैसा रूप है। जैसे कि हमने बताया आपकी एक इतनी छोटी सी फोटो है, एक इतनी बड़ी सी फोटो, सेम फोटो है, पर वो क्या बोली जाएगी, समरूप बोली जाएगी। ठीक है, किन्हीं दो वृत्तों पर विचार कीजिए। तो ये कह रहे चूंकि इनमें से सभी की त्रिज्या समान नहीं है इसलिए ये परस्पर सर्वांग सम नहीं है। ठीक है, त्रिज्या जब समान नहीं है तो वो सर्वांग सम नहीं कहलाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए कि इनमें से कुछ सर्वांग सम है, कुछ सर्वांग सम नहीं है, परंतु इनमें सभी के आकार समान है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि इनकी त्रिज्या समान है, भाई इसकी त्रिज्या अलग है, इसकी त्रिज्या अलग है। ठीक है, इसकी भुजाएं अलग है, इसकी भुजाएं अलग है, ऐसे इसकी भुजाएं अलग है, इसकी भुजाएं अलग है, तो ये सारे समरूप में आएंगे, सर्वांग सम में नहीं है। तो ये इन्होंने कहा है सभी के आकार समान है, ये सभी आकृतियां जिन्हें हम समरूप कहते हैं। ठीक है, मतलब ये सारी आकृतियां कैसी हो रही हैं, ये आपस में समरूप है। तो समरूप आकृतियों के आकार समान होते हैं परंतु आमाप समान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये बात भी इंपॉर्टेंट है, दो समरूप आकृतियों के आकार समान होते हैं परंतु उनके आमाप मतलब साइज समान होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, सर्वांग सम को हम समरूप बोल सकते हैं पर समरूप को सर्वांग सम नहीं कहा जा सकता। ठीक है, अतः सभी वृत्त समरूप होते हैं। वर्गों के बारे में अथवा दो या अधिक समबाहु त्रिभुजों के बारे में आप क्या सोचते हो, सभी वृत्तों की तरह ही हमारे सभी वर्ग भी समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज भी समरूप होते हैं और सभी वृत्त भी हमारे कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। दिखने में भले ही सेम हो, ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। ये दिखने में भले ही सेम हो, ये हमारे समरूप कहलाएंगे। ठीक है, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं। ऐसे समबाहु त्रिभुज आप इतना छोटा सा बना दो चाहे इतना बड़ा बना दो, वो भी समबाहु त्रिभुज कहा जाएगा, वो भी समबाहु त्रिभुज कहा जाएगा। इतना छोटा सा वृत्त बना दो चाहे इतना बड़ा सा वृत्त बना दो, वो भी वृत्त है, वो भी वृत्त है, जिसका सेम नाम होता है वो हमारे समरूप होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने यही बात बोली है, सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती है परंतु सभी समरूप आकृतियों को सर्वांग सम कहना आवश्यक नहीं है। तो फिर से देख लो, सभी सर्वांग सम आकृतियां जो हैं उनको हम समरूप कहते हैं परंतु सभी समरूप आकृतियों को हम सर्वांग सम कह दें ऐसा आवश्यक नहीं है, यही आपको बताया हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है, क्या एक वृत्त, ठीक है, क्या एक वृत्त और एक वर्ग समरूप हो सकते हैं। वृत्त की बात बोली जा रही है और वर्ग की बात बोली जा रही है, दोनों समरूप हो सकते हैं तो बिल्कुल भी नहीं। वृत्त हमारा ऐसा होता है और वर्ग हमारा ऐसा होता है, ये हमारे समरूप नहीं हो सकते। क्या एक त्रिभुज और एक वर्ग समरूप हो सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा नहीं। इन आकृतियों को देखने मात्र से ही आप प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। स्पष्ट शब्दों में ये आकृतियां समरूप नहीं है। ठीक है, आप दो चतुर्भुजों ए बी सी डी पी क्यू आर एस के बारे में क्या कह सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास दो चतुर्भुज दिए गए हैं ए बी सी डी और यहाँ पे पी क्यू आर एस, दो चतुर्भुज दिए गए हैं, दोनों हमारे दिखने में सेम लग रहे हैं, हालांकि एक छोटा है एक बड़ा है। ये कह रहे हैं क्या ये समरूप है, तो आंसर हो जाएगा हाँ ये समरूप है। ये आकृतियां समरूपी प्रतीत हो रही हैं परंतु हम इसके बारे में निश्चित रूप से नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई भी एंगल नहीं दिया गया है, हमें नहीं पता है ये एंगल जितना है उतना ही ये एंगल, उतना ही ये एंगल है, जितना ये एंगल है उतना ही ये एंगल है, जितना ये एंगल है उतना ही ये एंगल है, जितना ये एंगल है उतना ही ये एंगल है। एंगल के बारे में कुछ दिया नहीं गया, बस हम साफ साफ देखने से कह सकते हैं कि ये समरूप है कि नहीं, हमको दिखने से लग रहा है कि समरूप है, बस यही बात यहाँ पे बोली गई है। तो ये बोल रहे हैं इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि हम आकृतियों की समरूपता के लिए कोई भी परिभाषा ज्ञात करें तथा इस परिभाषा पर आधारित ये सुनिश्चित करने के लिए
कि दो दी हुई आकृतियां समरूप हैं या नहीं, कुछ नियम प्राप्त कीजिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं बस दिया गया है, जैसे कि यहाँ इन्होंने वही फोटो वाला कॉन्सेप्ट दिया है, जैसे कि यहाँ पे एक फोटो ताजमहल की, सेम तीनों ही फोटो हमारी दी गई है। ये फोटो बड़ी है, ये उससे छोटी है, ये सबसे छोटी है, पर तीनों ही सेम चीज है, तो इनको क्या बोलेंगे, समरूप बोलेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि ये अलग अलग मापों के हैं। ठीक है, क्या आप कहेंगे ये समरूप चित्र है, तो आंसर हो जाएगा हाँ, ये समरूप है। आप एक ही व्यक्ति के एक ही माप वाले उन दो चित्रों के बारे में कह सकते हैं, जिनमें से एक 10 वर्ष की आयु का है, दूसरी 40 वर्ष की आयु का है, क्या दोनों समरूप होंगे? भाई एक 10 वर्ष की आयु का चित्र है, दूसरा 40 वर्ष की आयु का चित्र है, तो ये समरूप नहीं होंगे। ठीक है, कैसे होंगे, समरूप नहीं होंगे। हाँ, मान सकते हैं कि एक इंसान की 10 वर्ष की फोटो है, ठीक है, उसी इंसान की 40 वर्ष की फोटो है, पर वो दिखने में जमीन आसमान का फर्क होगा, वो बच्चा है, वो बड़ा है। ठीक है, तो वो समरूप नहीं कहलाए। जब कोई फोटोग्राफर एक ही नेगेटिव से विभिन्न मापों के फोटो को प्रिंट निकालता है, तो वो क्या करता है, अपने स्टैंड साइज, पासपोर्ट साइज एंड पोस्ट कार्ड फोटो साइज के बारे में आपने अवश्य सुना होगा। वह सामान्य रूप से एक छोटे माप की फिल्म, ये मान लीजिए 35 mm की, वही फोटो फिर उसे आप बड़े माप में करवा लेते हैं, तो वो क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, तो मतलब वो समरूप उसका रूप हो जाता है। मतलब उसी समरूपता को बार बार उन्होंने समझाया है, क्या होता है समरूप, क्या नहीं होता है। आगे चलते हैं, ये कह रहे हैं कि यदि हम छोटे चित्र के किसी एक रेखाखंड को लें, तो बड़े चित्र में इसका संगत रेखाखंड लंबाई में पहले रेखाखंड का 45/35 या 55/35 गुना होगा। वास्तव में इसका अर्थ यह है कि छोटे चित्र का प्रत्येक रेखाखंड 35 इंटू 45 या 35 इंटू 55 के अनुपात में आवर्तित हो गया है। इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि बड़े चित्र का प्रत्येक रेखाखंड 45/35 ये कुछ नहीं बात है, यहाँ पे ये सब चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये बात पढ़ लो, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, अर्थात समानुपात। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हमने एंगल वाला बताया था, दो चीज अगर हमारे पास सेम चीज है, अगर उनके बीच के एंगल हमें पता है, ठीक है, अगर एंगल समान है, चाहे छोटे बड़े चित्रों पर अगर उनके बीच के एंगल समान है, तो वो समरूप है। अगर उनकी भुजाएं जो है संगत है, मतलब समान अनुपात में है, तो भी वो हमारे समरूप है। जैसे कि जैसे इस तरीके से हमारा एक वर्ग दिया गया है, एक दूसरा वर्ग ये दिया गया, यहाँ पे एक है, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, अगर इसकी दो 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 दो, तो ये भी अगर समान अनुपात में भुजाएं हैं, तो भी वो हमारे क्या कहलाए जाएंगे, समरूप कहलाए जाएंगे। पहले अच्छे से याद करो, फिर हम देखेंगे, अभी हम नहीं सुनेंगे, पहले अच्छे से याद करो, हम नहीं सुनेंगे अभी, नहीं, पहले अच्छे से याद। ध्यान दीजिए कि बहुभुजों के लिए संगत भुजाओं के एक ही अनुपात को स्केल फैक्टर प्रतिनिधित्व भिन्न, जिसे हम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, मतलब वही बात उन्होंने बोली है, यहाँ पे इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं, इन्होंने एक क्रियाकलाप दिया है, देख लेते हैं क्रियाकलाप है क्या। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, पर कभी कभी कोई क्रियाकलाप जो होते हैं हमारे कॉन्सेप्ट को समझने में इजी कर देते हैं। अपनी कक्षा के कमरे की छत के किसी बिंदु O पर प्रकाश युक्त बल्ब लगाइए, उसके ठीक नीचे एक मेज रखिए। आइए एक सरलतम कीबोर्ड में से एक बहुभुज मान लीजिए, चतुर्भुज ABCD काट लें। इस कीबोर्ड को भूमि के समांतर मेज में जलते हुए बल्ब के बीच में रखें, तब मेज पर ABCD की छाया पड़ेगी। इस छाया की बाहरी रूपरेखा A' से D' से मतलब चिन्हित करना है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है कि छत ले लिए, एक पॉइंट यहाँ पे O ले लिया, यहाँ पे बल्ब लगा दिया, फिर यहाँ पे इन्होंने एक मेज रख दी है, फिर ठीक है, उस पे क्या किया है, एक चतुर्भुज काट लिया है ABCD, फिर उसकी ये जो चतुर्भुज हमने काटा है, इसकी सेम परछाई जो है वो हमारी जमीन पर टेबल पे पड़ेगी जाके। ठीक है, अब ये कह रहे कि ये और ये जो हमने काटा था हिस्सा, ये ABCD था, और ये जो परछाई पड़ रही है वो A' B' C' D', तो ये समरूप है, तो आंसर होगा हाँ, नीचे वाला बड़ा जरूर होगा, ठीक है, पर ऊपर के जो एंगल है वही नीचे के एंगल रहेंगे, तो ये हमारे कैसे हो जाएंगे, समरूप ही हो जाएंगे। ठीक है, आवर्धन हो जाएगा। आवर्धन का मतलब होता है कि ये हमारा जो है वो बड़ा हो जाएगा, वो हमारा चतुर्भुज है उसका साइज जरूर बड़ा हो जाएगा, पर वो
उसमें जो उसके सारे जो भुजाएं हैं, ठीक है, उनका अनुपात जो है वो समान रहेगा, इनके एंगल समान रहेंगे। तो ये कैसे हो जाएंगे? चतुर्भुज ए बी सी डी और ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश ये समरूप हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ आप यह भी देख सकते हैं कि शीर्ष ए डैश ए के संगत है, मतलब यही बात वही बोली है। तो इन्होंने वही बात बोली है कि ए डैश ए कौन एंगल ए जो है ए डैश के बराबर हो जाएगा, बी इसके बराबर हो जाएगा, वही बात इन्होंने बोली है। सिंपल सी बात है, सारे एंगल समरूप होने के लिए हमें सारे एंगल बराबर होने चाहिए और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि इससे पुनः यह बात स्पष्ट होती है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके सभी संगत कोण बराबर हो, उनकी सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में। वही बात को घुमा फिरा कर ये बार बार बोल रहे हैं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, आपको रटना ना पड़े। चलते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा उपरोक्त के आधार पर आप सरलता से यह कह सकते हैं कि आकृति 6.5 में दिए गए चतुर्भुज एबीसीडी और पीक्यूआरएस समरूप है। जैसे 2.4 का जस्ट दुगना होता है 4.8, ऐसे 2.5 का जस्ट दुगना होता है 5, 1.5 का जस्ट दुगना होता है 3। ठीक है, 1.5 का जस्ट दुगना होता है 3। ठीक है, ऐसे 2.1 का जस्ट दुगना होता है 4.2। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे भुजाओं का जो अनुपात जस्ट दुगना किया जा रहा है, मतलब भुजाएं जो है जस्ट दुगनी की जा रही है, या हम कह सकते हैं कि इनमें जो है भुजाओं में संगत अनुपात है। ठीक है, समानुपात है, भुजाओं में समानुपात है। और एंगल हमारे देखो ये और ये बराबर है, ये 70 और इधर भी 70 है, इधर 100 है, इधर 100 है, इधर 105 है, इधर 105 है। तो ये दोनों आकृतियां बड़ी और छोटी जरूर है, पर इनके भुजाओं में समानुपात है और एंगल भी बराबर है। ये हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पेज। ठीक है, ये है हमारा नेक्स्ट पेज। ये कह रहे हैं आप इसका सत्यापन कर सकते यदि एक बहुभुज किसी अन्य बहुभुज के समरूप हो और दूसरा बहुभुज किसी तीसरे बहुभुज के समरूप हो, तो पहला बहुभुज तीसरे बहुभुज के समरूप हो जाएगा। क्या क्या कह रहे हैं? मतलब एक ये जो है इसके समरूप है, ये इसके समरूप है, ये इसके समरूप है, ये इसके समरूप है, तो कह सकते हैं ना ये आपस में समरूप हुए। बस यही बात बोली है। आगे चलते हैं। इन्होंने क्या किया है? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आकृति में दो चतुर्भुजों एक वर्ग दिया गया है। ठीक है, और ये हमारा क्या दिया गया? आयत दिया गया। संगत कोण बराबर है परंतु इनकी भुजाएं समान अनुपात में नहीं है, तो ये समरूप नहीं होंगे। मतलब हालांकि इनके एंगल जो है वर्ग में भी सारे 90 डिग्री के होते हैं और आयत में भी सारे 90 डिग्री के होते हैं, पर वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है, आयत में आने साने की भुजाएं बराबर होती है, तो हम नहीं कह सकते कि इनकी भुजाओं में समान अनुपात है। ठीक है, इसलिए ये दोनों हमारे समरूप नहीं होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि आकृतियां 6.7 की दो चतुर्भुजों एक वर्ग और एक समचतुर्भुज में संगत भुजाएं एक ही अनुपात में है परंतु इनके संगत कोण बराबर नहीं है, ये भी हमारे कैसे हैं? समरूप नहीं है। तो मतलब अगर हमारे भुजाएं तो संगत अनुपात में है, मतलब ये इसका जस्ट दुगना है, ये इसका जस्ट दुगना है, ये इसका जस्ट दुगना है। ठीक है, ये इसका जस्ट दुगना है। भुजाएं तो हमारे संगत अनुपात में है, पर एंगल जो है वो बराबर नहीं है, तो वो हमारे समरूप नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने यही बात बोली है। आप देख सकते हैं कि दो चतुर्भुजों की समरूपता के प्रतिबिंबों में एक और दो में से किसी एक का संतुष्ट होना पर्याप्त नहीं है, हमें दोनों ही संतुष्ट करने चाहिए। ठीक है, तो मतलब भुजाएं भी अनुपात में हो, संगत अनुपात में, दूसरा हमारे कोण भी बराबर होना चाहिए। अब आ गई है हमारी एक्सरसाइज 6.1, जिसको हम इस चैप्टर के खत्म होने के बाद ही कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारी एक्सरसाइज। अब यहाँ पे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है त्रिभुजों की समरूपता। आप दो त्रिभुजों की समरूपता के बारे में क्या कह सकते हैं? तो त्रिभुज हमारे समरूप तभी होंगे जब उनकी संगत भुजाएं जो हैं वो कैसी होनी चाहिए? समान अनुपात में हो, उनके संगत कोण भी बराबर होने चाहिए। ठीक है, ठीक है, आपको याद होगा कि त्रिभुज भी एक बहुभुज है। तो अगर सबसे छोटे बहुभुज की बात की जाए, बहुभुज क्या होता है? बहुभुज एक ऐसी बंद आकृति होती है, ठीक है, जो भुजाओं से बना,
तो सबसे छोटा बहुभुज जो होता है वो हमारा त्रिभुज है। ठीक है, इसलिए हम त्रिभुजों की समरूपता के लिए वही प्रतिबंध लिख सकते हैं जो बहुभुजों की समरूपता के लिए लिखे गए थे। मतलब जो बहुभुज में लगेंगे वो त्रिभुज में भी लगेंगे, क्योंकि त्रिभुज भी हमारा क्या है, एक बहुभुज है। तो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। ठीक है, वही रूल हमारा इसमें भी लगेगा। ध्यान दीजिए कि यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं तो वो समान कोणिक त्रिभुज कहलाएंगे। मतलब क्या बोले हैं, यदि त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो समान कोणिक त्रिभुज कहलाएगा। एक प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स ने दो समकोणिक त्रिभुजों से संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य प्रतिपादित किया है। जो क्या बोला गया है, तो चलिए देख लेते हैं वो महत्वपूर्ण तथ्य है क्या। दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। तो इन्होंने क्या तथ्य प्रतिपादित किया है, ये तथ्य है दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। मतलब एक ऐसा त्रिभुज, ठीक है, एक ऐसा त्रिभुज नहीं, दो ऐसे त्रिभुज हो सकता है इनका सेम साइज ना हो, अलग अलग साइज के हो, अगर उनके कोण जो हैं बराबर है, ठीक है, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, तो उनकी भुजाओं में अपने आप ही संगत अनुपात हो जाता है। मतलब भुजाओं में संगत अनुपात बराबर ही रह रहा है। ठीक है, ऐसा विश्वास किया जाता है कि इसके लिए उन्होंने परिणाम का प्रयोग किया, जिसके आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहा जाता है। तो ये जो प्रमेय है वो कौन सी कही जाती है, समानुपातिकता प्रमेय, जिसको हम थेल्स प्रमेय बोलते हैं। इंपॉर्टेंट प्रमेय है, याद रखना। ठीक है, थेल्स प्रमेय क्या होती है, थेल्स प्रमेय ये एक ऐसी प्रमेय होती है जो बताती है दो समान कोणिक त्रिभुज जो होते हैं उनकी संगत भुजाएं भी सदैव अनुपात में रहती है। ठीक है, या कह लो दो समान कोणिक त्रिभुजों में इनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। ठीक है, ये होती है हमारी थेल्स प्रमेय। ये बोल रहे हैं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को समझने के लिए। ठीक है, आइए निम्नलिखित क्रियाकलाप के, तो इन्होंने क्रियाकलाप की बात की है। तो जैसे कि यहाँ पे इस डायग्राम को आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने एक भुजा ली है ए वाई, ठीक है, इसको एक्स तक बढ़ाया है, तो हमने यहाँ पे समान दूरी पे इस तरीके से पॉइंट लगा के रखे। ठीक है, अब इनको हम समझेंगे, चलो पहले हम इनका देख लेते हैं। ये कह रहे हैं कोई कोण ए एक्स ए वाई लिया, तो हमने कोई कोण लिया ए एक्स ए वाई, एक्स ए वाई एक एंगल हमने यहाँ पे ले लिया, उसकी एक भुजा एक्स पर कुछ बिंदु माने, ए एक्स पर हमने कुछ बिंदु माने हैं पी क्यू डी आर बी। ठीक है, फिर ये इन्होंने ये जो बिंदु माने हैं ये इनके बीच की दूरी बराबर, मतलब ए पी बराबर क्यू पी बराबर क्यू डी बराबर डी आर बराबर आर डी आर बी, ये सारे के सारे बराबर है। फिर ये कह रहे बिंदु बी से होती हुई कोई एक रेखा खींचिए, तो हमने बिंदु बी से होती हुई कोई एक रेखा खींची। ठीक है, जो कहाँ पे काट रही है, सी पर काट रही है, ए वाई को सी पर काट रही है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने डी से होकर बीसी के समांतर एक रेखा खींची। ठीक है, हमने यहाँ पे इस पॉइंट से इस बीसी के समांतर रेखा खींची जो हमारी ई पर काट रही है। फिर हमने इस वाले त्रिभुज को और इस वाले त्रिभुज को कंपेयर किया, दोनों ही त्रिभुज हमारे कैसे निकलते हैं, समरूप त्रिभुज निकलते हैं। ठीक है, ये बताने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। जब हम क्वेश्चंस को करेंगे तो हमें बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लियर है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, AD अपॉन BD कर दिया है इक्वल टू 3/2। ऐसे इन्होंने AE अपॉन EC किया तो भी हमारा 3/2 के बराबर आया। ठीक है, AD अपॉन BD, AD अपॉन BD किया। ठीक है, तो AD में कितने आ रहे पॉइंट, 1 2 3, 3 आ रहे अपॉन BD, BD में हमारे कितने आ रहे हैं, BD में हमारे 2 आ रहे पॉइंट, कौन में 2 कर दिया। ऐसे इसमें हमने देखा तो इसमें भी हमारे कितने हिस्से बन रहे थे, 3 हिस्से बन रहे थे, इसमें भी हमारे कितने हिस्से बन रहे थे, 2 हिस्से बन रहे थे। तो इन्होंने सेम वही बात दी की है। जब हम क्वेश्चन को करेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा, डोंट वरी। तो अब आ गई है हमारी प्रमेय 6 पॉइंट। ठीक है, अब ये जो प्रमेय, इसके बाद हमारी जो भी प्रमेय आएंगी और जो भी उदाहरण आएंगे उनको हम अलग क्लास में अच्छे से समझाएंगे करके। यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगी, आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि थोड़ी सी
टफ आती है और बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हमारी थेल्स प्रमेय है, ठीक है। और इसके बाद वाली जो 6.2 वाली है इसको भी हम अच्छे से समझाएंगे, फिर उसके बाद में हम उदाहरण कराएंगे धीरे धीरे करते हुए, मतलब प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते हुए, ठीक है, आसान तरीके से इसको हम करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।